हेलो दोस्तों, सो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही अब हम आगे की तरफ देखते हैं सैटेलाइट मोशन। मतलब सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में और उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है। सैटेलाइट हैज स्पेसिफिक स्पीड टू मूव अराउंड अर्थ डिपेंडिंग ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब इसकी स्पीड जो है डिपेंड करेगी डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से। मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी जो इसकी स्पीड है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। सो इसका डेरिवेशन करने के लिए, इसके ऑर्बिटल स्पीड का डेरिवेशन करने के लिए हम देखते हैं, वो डेरिवेशन छोटा ही है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रेडियली आउटवर्ड फोर्स। एक मतलब mv²/r, इसका इस मास पर एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो लगेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r²। यहाँ G ये m/r²। सो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर एक रिजल्टेंट वेलोसिटी यही है, एक जो टेंजेंशियल है। सो अब हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। Gm/r² इज इक्वल टू mv²/r। mv² ये वो वेलोसिटी है जो जिसको हम ऑर्बिटल स्पीड कह रहे हैं, वो स्पीड है ये, मतलब v। तो इसको हमने लिखा है v0 से, यहाँ भी इसको लिख देते हैं v0 से। सो सबसे पहले हम देखते हैं इस m से ये वाला m कट जाता है और इस वाले एक r से ये वाला r। सो हमारे पास v² की वैल्यू है Gm/r। हम ये हमारे पास स्क्वायर है, सो अंडर रूट हमारे पास आएगा Gm/r। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड या जो है किलोमीटर पर आवर, जैसे भी हम इसको ले सकते हैं सेम यूनिट में। तो अभी हमने लिख दिया इसका मीटर पर सेकंड ये। सो सबसे पहले हमने इसका जो रेडियली आउटवर्ड फोर्स है उसको इक्वल किया ग्रेविटेशनल फोर्स के, और मतलब Gm/r² को इस mv²/r से इक्वल किया। सो हमारे पास यही, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड मतलब ये इस ऑर्बिटल स्पीड, सपोज ये एक अर्थ है हमारे पास, जो है एक अर्थ, और ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट और जो इसकी स्पीड है वो है v0, और इसी v0 से ये ऑर्बिट करती है। सो ये हमारे पास v0 है और ये इनकी बीच की डिस्टेंस है r। इसमें मतलब इंक्लूड है ये वाला भी, मतलब डिस्टेंस हमने लिए टोटल डिस्टेंस, इसको हम रेडियस प्लस इसकी हाइट सरफेस से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। ये हुआ हमारा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, जिससे कोई सैटेलाइट ऑर्बिट करती है अर्थ के चारों तरफ। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर। सो दैट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ बॉडी रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट ऑफ अ रेडियस r एंड डेंसिटी rho इज। तो हमें बताना है जो डेंसिटी है, ऑर्बिटल स्पीड ये है, हमें इसको प्रूव करना है कि ऑर्बिटल स्पीड ये है। और इसमें हम देखते हैं कि डेंसिटी है, g है, रेडियस है। सबसे पहले मतलब, और ऑर्बिटल स्पीड मतलब वेरी क्लोज टू द सरफेस है, तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता वैसे, पर इसमें दी हुई है तो हम इसको काट देते हैं। सो ये इसकी डेंसिटी हुई रो एंड इसकी रेडियस हुई r, ऐसा r, और ये है हमारे पास m। ये क्लोज है पहली, तो ये r और ये सेम है।
सरफेस ऑफ अ प्लैनेट रेडियस r है और डेंसिटी रो है, तो हमें बतानी है इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो ये है। सो ऑर्बिटल स्पीड होती है हमारे पास रूट gm अपॉन r, gm अपॉन r, इसको हम कैपिटल R भी लिख सकते हैं, gm अपॉन r। सो ये हमारे पास m है और हमें पता है स्पेयर जो है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हमने इधर पुट किया, हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो मास हुआ इसका m मास हुआ इसका और इसकी डेंसिटी हुई 4/3 पाई r क्यूब। सो हमने इसको पुट किया, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, इसको हम इधर देखते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर। रो इज इक्वल टू मास, यहाँ से मास फाइंड करेंगे और मास यहाँ पुट करेंगे, देन सोल्व हो जाएगा यूनिट वॉल्यूम। सो ये वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब, देन इनटू रो इज इक्वल टू m। m की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, m की वैल्यू रूट gm मतलब r इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। तो ये वाले r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ यहाँ से r स्क्वायर, सो r स्क्वायर से r बाहर आएगा और ये हमारे पास है 4, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा और अंदर बचा पाई रो एंड जी अपॉन 3, ये हमारे पास हुआ ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का ये हुआ हमारे पास फॉर्मूला। इसमें हमें ऑर्बिटल स्पीड दी हुई थी, हमें ये प्रूफ करनी थी। ये एक प्लैनेट है, वो वेरी क्लोज टू द सरफेस है और ऑर्बिटल स्पीड उसकी है, फिर हमें उसको प्रूफ करना है। इसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट है, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, मतलब ऑर्बिटल स्पीड है और h हाइट पर है और सरफेस से हाइट h पर है और ये अर्थ की रेडियस r है हमारे पास। अगर हम इसको टोटल लिखेंगे तो ये स्मॉल r लिख देंगे। कभी कभी मैं इस वाले r को ये वाला r भी लिख देता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये है यहाँ 2πr, 2πr अपॉन स्पीड। स्पीड मतलब इसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है v नॉट। v नॉट होता है अंडर रूट gm अपॉन r, रूट gm अपॉन r, रूट gm अपॉन r। t इज इक्वल टू 2πr अपॉन रूट gm, 2πr, ये 2πr ऐसे ही है और रूट gm, और इसका जो अंडर रूट है इसको ऊपर ले लेते हैं r इंटू रूट r, r इंटू रूट r। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, या अगर हम इसको रूट हटाएं इसको तो हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, या फिर आएगा 4πr स्क्वायर अपॉन gm। अगर इसको हम यहाँ के कांस्टेंट कहें तो अभी फिर हमें इसको लिखना पड़ेगा
पाई आर स्क्वायर अपॉन GM। ये ऐसा हमको लिखना पड़ेगा अगर हम, क्योंकि इसके नीचे रूट आया हुआ है ना, ये तो r इंटू रूट आर। रूट आर का मतलब पाई, रूट आर का मतलब r की पावर 1/2 इंटू आर, मतलब 1 प्लस 1/2, मतलब 1 प्लस आधा मतलब 1.5, मतलब 3/2। सो यहाँ ये r की पावर है 3/2 और ये हमारे पास हुआ t। और यहाँ सपोज हमने लिख दिया कांस्टेंट k, हमने कांस्टेंट हटाया और इसकी पावर एक इधर करी, तो हमारे पास आया ये u। t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। r क्यूब डिस्टेंस जो हमारी सैटेलाइट है उस तक की डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर तक की। सो ये हुआ हमारा, इसे हम केपलर्स लॉ भी कहते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ। ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऑर्बिटल टाइम है और ये आर क्यूब है, मतलब डिस्टेंस। सो इसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर बहुत एग्जाम्पल होते हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज डबल्ड। सो न्यू टाइम पीरियड निकालना है, मतलब सेकंड वाला टाइम पीरियड। तो सपोज ये सन है और ये अर्थ है और एक बार रोटेशन करती है और इसकी जो रेडियस है वो है r। एक बार रोटेशन करती है t1, मतलब उसमें टाइम लगता है 365 दिन। अगर इसकी r को हम 2r कर दें, मतलब ऐसा ही सन है और यहाँ है ये, और इसको 2r हमने बना दिया, तो तब टाइम पीरियड कितना लगेगा। ये हमारे पास होता है कि t स्क्वायर t2 इज इक्वल टू r क्यूब। t1 अपॉन t2 कर सकते हैं हम इसको, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 क्यूब इसका स्क्वायर। t1 मतलब पहला, मतलब 365/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 है पहली वाली r, दूसरी वाली 2r का क्यूब। तो ये हमारे पास, और इससे r से r डिवाइड हो गया, 1/2 है, 1/2 मतलब 1/8, 365/t2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो 365 बाई, इधर लिखता हूँ, 365/t2 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट आएगा मतलब 1/2√2 आएगा, 2√2 मतलब t2। सो t2 इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाई 2√2। √8 की वैल्यू है ना, √8 करा हमने इधर 1 का रूट और √8। सो हमारे पास आएगा लगभग 1032 दिन, 1032 दिन। मतलब अगर हमने डिस्टेंस बढ़ाई ना तो इसकी स्पीड ना स्लो हो जाएगी रोटेशन करने की, अगर, क्योंकि सेंटर जितना दूर होगा उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। यहाँ स्पीड ज़्यादा है, यहाँ स्पीड कम है, तो इसे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसे कम टाइम लगेगा। जितना सेंटर के पास आती जाएगी उतना ही फोर्स बढ़ता जाएगा और इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जितना सेंटर से दूर जाएगी इसकी स्पीड इतनी कम होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। सो t2 की वैल्यू 1032 दिन, अगर हमने रेडियस डबल करी तो। इसके बाद हम देखते हैं टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो मास की तो पता ही है, मतलब Gmm अपॉन R, Gmm अपॉन G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, या Gm1 m2 अपॉन R। और
और क्योंकि पास 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 आते आते अगर हम इनफाइनाइट पे हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम है, और जब उससे नीचे आएगी मतलब दो मासेस पास आते जाएंगे तो उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी, साइन हम निगेटिव लगाएंगे। ऐसा जैसे ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास मास m है और इनके बीच में डिस्टेंस है r। इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी U इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन r, ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और जितने दूर जाते जाएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये सपोज इसके पास है वेलोसिटी v नॉट। नेक्स्ट, और हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी होगी m मास के पास v नॉट तो 1/2 mv²। v नॉट की हमें वैल्यू पता है, v नॉट होता है रूट gm अपॉन r। सो 1/2 स्मॉल m रूट gm अपॉन r का स्क्वायर, तो 1/2 m इसका स्क्वायर g कैपिटल M अपॉन r, मतलब g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, क्योंकि हमें निकालनी है टोटल एनर्जी। सो एक एनर्जी हमारे पास हुई पोटेंशियल एनर्जी, एक हुई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। हमें दोनों का करना है सम। सो मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ देखें हम पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है -1 और यह -12, सो -1/2 आएगा। सो -1/2 gmm अपॉन r, gmm अपॉन r, ये है हमारी टोटल एनर्जी। 1/2 तो यहाँ है प्लस का है 1/2 और ये -1 है 1/2 -1, सो -1/2 है, सो -1/2 टोटल एनर्जी। इसके बाद हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, सो बाइंडिंग एनर्जी मतलब द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू a satellite so that it can escape from the earth is gravitational field, from the earth gravitational field is called the binding energy of that satellite। उस सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी होगी वो, मतलब मिनिमम एनर्जी which must be supplied, ये मिनिमम एनर्जी जो सप्लाइड होनी है, मतलब जरूरी टू अ सैटेलाइट को दैट इट कैन एस्केप, जो एस्केप होगी फिर सैटेलाइट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसके पास यहाँ है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 gmm अपॉन r, ये है इसके पास है टोटल एनर्जी। और हमें ये बिल्कुल मिनिमम एनर्जी बतानी है जो ये इस, और जो ये यहाँ से इसके एटमॉस्फेयर से, यहाँ से अर्थ के यहाँ से बाहर निकल के ये इनफाइनाइट पे रेस्ट पे आ जाए, ये बात इनफाइनाइट पे रेस्ट पे आ जाएगी फिर। तो मिनिमम एनर्जी देनी है हमें जो ये एस्केप कर जाए, मतलब बाहर निकल जाए। सो सपोज वो होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी, वो होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए, इज दैट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो इसके पास यहाँ टोटल एनर्जी है -gmm अपॉन 2r। सो हमें एटलीस्ट
कौन कितनी एनर्जी देनी होगी। सो सपोज इसके पास टोटल एनर्जी है और हमने इसे कुछ, सपोज इसके पास टोटल एनर्जी है और हमने इसे कुछ बाइंडिंग एनर्जी दी, बाइंडिंग एनर्जी दी, जिससे इन्फानाइट पे चली जाएगी, इन्फानाइट पे सपोज ये चलेगी। अब इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि इन्फानाइट पे रेस्ट पा जाती है। अब इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये बात करेक्ट है, ये बात करेक्ट है। सो अब हमें बताना है कि बाइंडिंग एनर्जी बताओ। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हमें पता है कि मिनिमम एनर्जी है which must be supplied to satellite to be escape from the gravitational field of earth। तो मिनिमम एनर्जी है, हमें मिनिमम एनर्जी, अब हम फॉर्मूला रख देते हैं इसकी, इसकी टोटल एनर्जी ये है, इसकी टोटल एनर्जी 1/2 Gm/r। तो बाइंडिंग एनर्जी हुई 1/2 Gm/r। ये हमारे पास इसकी बाइंडिंग एनर्जी, मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर ये इससे एस्केप कर जाएगा और इनफाइनाइट पे हम इसको ले गए एम मास को, या एम सैटेलाइट को मास जिसका एम है, फिर ये रेस्ट पा गई पथ। तो ये हुआ हमारा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम जब इनफाइनाइट से मास को नीचे लेकर आते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स से, तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ता है, ऐसा समझ लो, या ऐसा समझ लो कि हम मास को पास में ला रहे हैं तो हमें नेगेटिव साइन आ जाता, और जब हम दूर जाते हैं तो ऑब्वियसली प्लस आता ही आता है। जब हम इनफाइनाइट पे चले गए तो मैक्सिमम होगी उसकी एनर्जी जीरो होगी। फिर तो ये हुई काइनेटिक एनर्जी, ये हुई पोटेंशियल एनर्जी -Gm/r। और इसके बाद भी काइनेटिक एनर्जी 1/m v², मतलब जो इसकी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल स्पीड है, तो 1/, हमने इसकी वैल्यू पुट करी, सो हमारे पास आया Gm/2r। ये इसकी टोटल एनर्जी है इन दोनों का ऐड करने पर। इसके बाद हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी, कम से कम वो वाली एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जिससे ये एस्केप कर जाए। और हम सपोज इसके पास टोटल एनर्जी है, हमने कुछ बाइंडिंग एनर्जी दी होगी जिससे एस्केप कर गया होगा और इनफाइनाइट पे चला होगा, रेस्ट पे आ गया होगा। तो हमने इसका फॉर्मूला पुट किया, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ये है 1/2 Gm/r। इसके बाद है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द मिनिमम स्पीड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट so that it permanently overcomes or escape from the gravitational field of the planet। मतलब मिनिमम स्पीड जिससे वो अर्थ के सरफेस को स्केप कर जाए और इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाए। भाई एक बार वो सरफेस और उसके एनवायरनमेंट और एक जो एटलीस्ट लेयर है उसको पार कर जाती है, तो फिर उस पर वो स्पेस में, उस पर वो वापस एनवायरनमेंट में नहीं आती है। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है, जो एनवायरनमेंट को और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के लिए एटलीस्ट चाहिए मिनिमम, उसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लगभग ऐसे समझ सकते हैं कि 11,200 पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी। मतलब फिर ये ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने मारकर उछाला वापस आ गया, मैं मारकर उछाला दोबारा और ऊपर उछाला वापस आ गया, तो मैं इतना ऊपर उछाल दूं कि 1 सेकेंड में जो इसकी स्पीड है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो फिर ये ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा, फिर वो वापस
नहीं आएगा ये अगर एक बार इसने ग्रेविटेशनल फील्ड पार कर लिया तो। और एटलीस्ट स्पीड जो है वो इतनी होती है एस्केप वेलोसिटी की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है एटलीस्ट स्पीड एस्केप वेलोसिटी की। सो वी एस्केप जो हमारे पास है वो होता है वी एस्केप इज इक्वल टू रूट टू जी आर, रूट टू जी आर। अब हमें जी की वैल्यू पता है, वैसे ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, हर जगह ये फॉर्मूला लग जाएगा, बट हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करें। अगर हम जी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रूट है 2 मल्टीप्लाई जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू नहीं ऐसा आ जाएगा ना, 2 जी एम अपॉन आर। ये हुई वी स्केप। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, बट ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज आ जाएगा और ये आसान होगा याद करने के लिए। तो हमने देखा एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने के लिए रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट उसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी। फिर इसके बाद वो जो हमारे पास मास है, जो बॉडी है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी, फिर वो वापस नहीं आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास वी स्केप इज इक्वल टू रूट टू जी आर। जी आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर साइड डिवाइड हो जाएगा, ये 2 जी एम अपॉन आर रह जाएगा हमारे पास अंडर रूट के। ये भी फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। और अगर हम देखें कि ये किस पैराबोलिक पाथ पर जाएगा, तो जब ये डिपेंड करता है जो सर्कल है उसकी इसेंट्रिसिटी पर, मतलब ई की वैल्यू पर। जैसे हमारे पास इलिप्स है और इलिप्स के हम दोनों फोकस को पास लाते गए पास लाते गए पास लाते गए। सपोज ये हमारे पास इलिप्स है, ये मैंने कैसा इलिप्स बना दिया, यू है इलिप्स हो रहा है, यू है इलिप्स, यू है इलिप्स, हाँ मतलब सही है इलिप्स। तो ये हुआ इसका एक एक्सिस मेजर वाला, ये इसका माइनर वाला एक्सिस हुआ। तो इसमें दो फोकस होते हैं इसके, है ना, एक फोकस यू, एक फोकस यू, F1 और F2। यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो जब हम इसको पास लाते जाएंगे पास लाते जाएंगे, ये X मेजर वाला है इलिप्स, एक Y मेजर वाला भी होता है इलिप्स, ये Y माइनर वाला है, बट है ना। तो जब हम इनको पास लाते जाएंगे, इसकी वैल्यू तो बड़ी है 0 से, तो जब हम इनको पास लाते जाएंगे तो ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा जिसकी इसेंट्रिसिटी 0 होगी। तो ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा और ये मतलब दोनों फोकस पास आ जाएंगे और ये मीट करेंगे ये ओरिजिन पर, ऐसा, ये ओरिजिन 0,0 पर ऐसा। तो यहाँ ये बहुत पास है इसके, फोकी 1 2, ये फोकी 1 फोकी 2, ये पास लाते गए पास लाते गए पास लाते गए हम। तो है ई इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0। अगर इन रूल्स पर आगे हम देखेंगे केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ में हम बात करेंगे कि सन एक एक्सिस पर है और अर्थ उसके चारों तरफ जो है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है, मोशन करती है। तो हम ये बात देखते हैं उसमें कि अर्थ, हमारा जो सन है वो एक फोकस पर होता है, मतलब या तो इस पर होता है या इस पर होता है, एक फोकस पर हमारा सन होता है। अगर हम इस पे लेंगे फोकस पर, ऐसा नहीं कि इसमें लेंगे हम सन को।
तो इसको देखते हैं कि ये किस टाइप से जो है एक्सपेंड हो रहा है। तो देखते हैं हम ये इसका जो है किस टाइप से एक्सपेंड हो रहा है। सपोज यहाँ ये जीरो है, E इज इक्वल टू जीरो, इसकी सेंट्रिसिटी जीरो, जब दोनों दोनों फोकी पास आए तो सपोज यहाँ है इसका ये, अब हम यहाँ से एक्सपेंड करने हैं इसको, तो यहाँ से थोड़ा एक्सपेंड कर, एक फोकस यहाँ है इसका, ये उससे एक्सपेंड हो रहा, फिर इसको और एक्सपेंड किया। अब ये इलिप्स का केस आ गया, यहाँ इसकी जीरो थी, यहाँ जीरो से कुछ ज़्यादा हुई इसकी, यहाँ जीरो से और ज़्यादा हुई, और फिर ये स्पेशल केस ऑफ इलिप्स में आया, फिर ये और बड़ा ऐसा हो जाएगा, ऐसा एक ऐसा मतलब इलिप्स, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा खुल जाएगा, ऐसा मतलब पैराबोला टाइप हो जाएगा। पैराबोला टाइप E इज इक्वल टू 1, सपोज यहाँ आया और तभी हुआ पैराबोला। और अब इसको और बड़ा किया, मतलब हाइपरबोला, ये केस है हाइपरबोला इज इक्वल टू 1। तो और नहीं, E इज इक्वल टू 1 पर ये हुआ पैराबोला, तो अब ये एक से बड़ा हुआ हाइपरबोला। तो इस टाइप से ये हमारा इज इक्वल टू 0 पर था सब परफेक्ट सर्कल, फिर और बड़ा इलिप्स हुआ, 0 से कुछ बड़ी वैल्यू हुई, फिर 0 से कुछ बड़ी वैल्यू हुई, 1 हुई, पैराबोला हुई, उसके बीच में भी है, फिर 1 से और बड़ी हुई, फिर हाइपरबोला हुई। तो इस टाइप से है। तो इसमें हमने देखा था एस्केप वेलोसिटी, और इसके बाद हमने देखा है इसका इसेंट्रिसिटी सर्कल का। सेमी मेजर माइनर एक्सिस ये क्या होते हैं, ये माइनर होता है और ये मेजर होता है, मतलब ये हमारा मेजर इलिप्स है। और अगर मैं इसको वाई एक्सिस पर करूं तो इसका वाई एक्सिस मेजर होगा, है ना, माइनर फिर एक्स होगा। यहाँ इसका माइनर वाई है, मेजर एक्स पे, जिस पे जो है इलिप्स ज्यादा आए, जिस स्केल पर, जिस डायरेक्शन में, जैसे एक्स डायरेक्शन में ज्यादा है, तो ये एक्स वाला हुआ कि इसका स्केल जो है एक्स पर मेजर एक्सिस होगा, देन ये वाई पर माइनर होगा। ये इसका फर्स्ट माइनर, ये इसका सेकंड माइनर, ये इसका फर्स्ट मेजर, इसका सेकंड मेजर। तो इसके वेलोसिटी पर ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें एक प्लैनेट है हमारे पास जिसकी रेडियस है 2000 किलोमीटर, जिसकी रेडियस है 2000 किलोमीटर, और इसकी ग्रेविटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर इसके सरफेस पर कोई बॉडी है कोई बॉडी है और उसका मास है m। तो यहाँ बतानी है हमें इसकी एस्केप वेलोसिटी v। तो इसको करते हैं। सो v एस्केप इज इक्वल टू √2gr, 2 मल्टीप्लाई g मतलब 2.5, r मतलब रेडियस ऑफ द प्लेनेट। 2000 हुई, 2000 ये हुआ किलो का 10⁻³ किलो मतलब 10⁻³ मीटर। तो ये 2 और ये दो बाहर, और ये 30 और ये हुआ 10⁻60। सो 60 ये हुआ 3 बाहर, क्योंकि अंदर होगा 6, बाहर हुआ 3। इसके बाद हमारे पास बचा √2.5। √2.5 को हम लिख सकते हैं 10√2। तो 2 से 2 खत्म हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास आया √10 मल्टीप्लाइड, ये हुआ हम, अगर हम ऐसे लिखेंगे कि 10⁻³ तो हमें लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड।
अगर हम ऐसे लिख देंगे कि किलोमीटर पर सेकेंड, हमने लिख दिया v स्केल इज इक्वल टू √10 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी वेलोसिटी होगी तो ये 2000 रेडियस को पार कर जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो केपलर्स के 3 लॉज हैं हमारे पास। पहला है जो इसके पाथ को बताता है कि इसका पाथ जो एलिप्टिकल है। देन सेकंड है एरियल वेलोसिटी, मतलब एरियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो पर टाइम में एक एरिया होगा स्वेप्ट, तो सेकंड टाइम में अगर हम देखेंगे जैसे एक मंथ में इतना एरिया हुआ स्वेप्ट, सेकंड मंथ में भी उस एरिया का जो मतलब स्वेप्ट एरिया जो है उसकी भी वैल्यू उतनी ही है जितनी पहले वाले की थी। सपोज एक मंथ में ये एरिया हुआ है स्वेप्ट बाय द सैटेलाइट बाय द प्लैनेट, जो भी है 1 मंथ में ये हुआ है। सपोज सेकंड मंथ में ये हुआ है, तो इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पर यूनिट टाइम का जो एरिया होगा पर मंथ का, सो वो इक्वल होगा, और वो इक्वल होगा L/2m। L यहाँ मोमेंटम, M यहाँ मास। थर्ड है हमारा जो हमें बताता है टाइम पीरियड, कि जो प्लेनेट है वो इतने टाइम में अपना सर्कल कंप्लीट करेगा। तो यह है वो डिपेंड करता है कि रेडियस, उसकी रेडियस कहाँ ज़्यादा है। सपोज हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ इसकी रेडियस कम है, तो जहाँ ज़्यादा दूर होती जाएगी रेडियस, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। सपोज यहाँ इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा है, इतने टाइम ऐसा करेगा ये मूव कि यहाँ इसकी वेलोसिटी तेज 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 तेज, यहाँ इसकी वेलोसिटी धीमी, यहाँ सबसे धीमी, और देन ये पास आते आते तेज होने लग जाएगा, देन यहाँ सबसे तेज जाएगा क्योंकि यहाँ सबसे पास है ना। फिर ये दूर होता जाएगा दूर होता जाएगा, तो ये इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, देन ये पास आएगा। उसको मतलब मोमेंटम इसका कंजर्व रहता है, यहाँ मोमेंटम और एनर्जी इसकी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब कि आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ, सेंटर का फोर्स है, बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, इस वजह से मोमेंटम जो है बैलेंस है, मोमेंटम कंजर्व है। इसके बाद टाइम पीरियड का, कि कोई जो है कितने टाइम में रिवॉल्व करेगा, उसका टाइम पीरियड कितना है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करेगा उसकी रेडियस से, कि अभी वो कहाँ है, उसकी रेडियस क्या है, उसी हिसाब से उसकी वेलोसिटी भी होती है और उसी हिसाब से उसका टाइम भी होता है। सबसे दूर टाइम ज़्यादा लगता है, सबसे पास का टाइम जो है कम लगता है, ये है। एल का हम फॉर्मूला भी यहाँ लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा हो जाता है, एम इंटू वी आर कोस थीटा, एम इंटू वी क्रॉस आर, या एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम इंटू, ये परपेंडिकुलर होता है, और या एम वी पर आर परपेंडिकुलर साइन थीटा, ये हुआ इसका। और एल कंजर्व रहता है, एनर्जी भी कंजर्व रहती है इसमें, एल कंजर्व और एनर्जी कंजर्व। इसके बाद हम इसमें देखते हैं एपोजी और पेरिजी का क्या है।
तो दूर होना है एपोजी, जो इसका ये पॉइंट एपोजी और इसका पास होना है पेरिजी। एपोजी का मतलब डिस्टेंस अपार्ट, मतलब दूर अपार्ट, पेरिजी मतलब क्लोज पास पास। तो एपोजी और पेरिजी। एपोजी मतलब ये पॉइंट जो है एपोजी है ये वाला, और इसके पास आते गए फोकस हमारा ये पेरिजी। तो इसके बाद ये वो हमारा एपोजी और पेरिजी। एपोजी को हम ऐसे में समझ सकते अवे या अपार्ट ऐसा। पेरिजी मतलब क्लोज, क्लोज टू द सेंटर, क्लोज टू द फोकस, ऐसा समझ सकते हैं। एपोजी मतलब अपार्ट फ्रॉम सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसा हम समझ सकते हैं एपोजी को। एंड पेरिजी मतलब क्लोज टू द सेंटर। ये हमारा हुआ टाइम पीरियड। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि T1 ऐसा करते हैं, T1 अपॉन T2 इसका स्क्वायर, और अगर हमने इसका ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया और हम फिर यहाँ के कांस्टेंट लिखेंगे, यहाँ भी के कांस्टेंट लिखेंगे नीचे कि के R1 अपॉन के R2, के से के डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लें यहाँ R1 अपॉन R2 का क्यूब, ये हमारे पास आएगा क्यूब। T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। ये कंपैरिजन का है कि जो ये जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था इसी में कि सन और अर्थ के बीच में एक टाइम पीरियड होता है, अगर हमने डिस्टेंस डबल कर दी तो हमको टाइम बताना है। फिर हमने 365 रख पुट किया था यहाँ, R से 2R हो गई तो 1/2 हुआ, तो T2 की वैल्यू हमने फाइंड की, 1000 कुछ दिन आई। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। और क्वेश्चन इससे भी बनते हैं हमारे कि जब हम इसमें एल कंजर्व करते हैं, और मतलब इसमें हम एल कंजर्व करते हैं और इसका ई एनर्जी कंजर्व करते हैं, बट इससे सबसे ज़्यादा बनते हैं। इसमें होता है कि इसका फर्स्ट लॉ बताता है कि जो पाथ है वो है इलिप्स, एक इलिप्स पाथ है, और हमें पता है कि इलिप्स के दो फोकस होते हैं, बट एट एनी टाइम जो सन है हमारा वो एक फोकस पर होगा। तो ये हमारा बताता है पहला रूल हमारा। सबसे पहला पाथ हमारा इलिप्स होगा, और जो फोकस होगा फोकी वन एट एनी टाइम एक सिंगल फोकी होगा ना, एक पॉइंट एक टाइम पर एक, या यहाँ होगा ये, या एक, क्योंकि एलिप्स है तो यहाँ के करीब इसका एक फोकस होगा और यहाँ करीब इसका दूसरा फोकस होगा, तो एक इन्हीं दोनों पर होगा। रियल वेलोसिटी मतलब कोई हमारा सपोज ये y पर है हमारा, और ये यूनिट टाइम में एक एरिया स्वेप्ट करता है, तो सेकंड यूनिट टाइम में मतलब सेकंड वाले यूनिट टाइम में वो वही एरिया स्वेप्ट करेगा जो पहले वाले में गया था, मतलब वो सेम एरिया स्वेप्ट करेगा पर यूनिट टाइम। तो ये हुआ हमारा एरियल वेलोसिटी, ये हुआ हमारा